यास तूफान का बंगाल के कई जिलों में दिखेगा असर। झारखंड में यास की एंट्री, बिहार यूपी के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश। डीआरडीओ की एंटी दवा 2DZ की दूसरी खेप आज होगी जारी, 10,000 पैकेट होंगे रिलीज। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 53 रोहिंग्या कोरोना पॉजिटिव, सभी में कोई लक्षण नहीं, किया गया आइसोलेट। और डोमिनिका में मिला भगोड़ा हीरो कारोबारी मेहुल चोकसी, एंटीगुआ में 3 दिन पहले हुआ था लापता। पीएनबी में 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का है आरोप। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। आईटी मंत्रालय ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस भेजकर बुधवार को पूछा कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के 25 फरवरी को जारी किए गए नए नियमों का पालन क्यों नहीं किया। तो यहां मंत्रालय ने पूछा कि सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति क्यों नहीं की गई। अगर नियुक्ति की गई है तो उसके विवरण आज शाम तक मुहैया कराएं। मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि अगर वे अपने आप को सोशल मीडिया नहीं मानते तो उसकी वजह बताएं। मंत्रालय इसके अतिरिक्त और भी जानकारी मांग सकता है, कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। और आईटी मंत्रालय ने नए सोशल मीडिया नियमों के तहत कंपनियों द्वारा नियुक्त मुख्य अनुपालन अधिकारी, भारतीय स्थित शिकायत अधिकारी के बारे में ब्यौरा मांगा है। तो यहाँ आईटी मंत्रालय ने कहा कि बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों के लिए अतिरिक्त जांच पड़ताल की जरूरत समेत अन्य नियम बुधवार से प्रभाव में आ गए हैं। व्हाट्सएप द्वारा फाइल की गई याचिका का सीधा ताल्लुक देशवासियों के विचारों की अभिव्यक्ति और निजता के आधार के साथ ताल्लुक रखता है, जो मूलभूत अधिकार हैं। संविधान के स्टूडेंट के तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो सरकार की नीति और सरकार का कानून आज व्हाट्सएप को अपने सोर्सेस को ट्रेस करने पर बाध्य करता है, वो असंवैधानिक गैर ठहराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की कई फैसले इस बात की पुष्टि करते हैं। वैसे भी इस तरह के कानून को लागू करने से ऐसे लगता है कि सरकार व्यक्तियों के हर कहने पर और कथनी पर अपनी नज़र रखना चाहती है, जो आज़ादी की परंपरा के विरुद्ध है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार अपने कदम पर पुनर्विचार करेगी। व्हाट्सएप का ये कहना कि हर मैसेज का फिंगरप्रिंट रखा जाए, टेक्नोलॉजी लिमिटेशन है, ये भी एक मेरे हिसाब से सही नहीं है। मैं तो इतना ही मानता हूं कि अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई है विद अ ड्यू कंसल्टेशन प्रोसेस ऑफ द सिटीजन्स एंड टेक्नोलॉजिस्ट इन द कंट्री, द लॉ मस्ट प्रिवेल। जस्ट लाइक इन द ग्लोबल वर्ल्ड, अगर आपको चाइना में जाना है तो आपको वहाँ की गाइडलाइंस फॉलो करनी है, आपको अपने फायरवॉल को अंदर आपको एंट्री करानी है, अदरवाइज यू कैन नॉट बी सर्विंग। अमेरिका में आपको दुबई में जाना है तो आपकी व्हाट्सएप वॉइस नहीं चलेगी, तो नहीं चलती है। इट इज़ वेरी सिंपल थिंग। पूरे वर्ल्ड में हम जानते हैं कि उस देश का लॉ को फॉलो करना होता है। इंडिया में भी अपना एक सिस्टम है, लॉ है, उसको फॉलो करना है। और उसको हम किसी चीज़ के पीछे हम अपने आप को कवर करके उसको हम डिफेंड नहीं कर सकते हैं। एक ही चीज लड़ाई जा सकती है अगेंस्ट द लॉ, विच इज ए सिटीजन्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अगर उस पे कहीं किसी तरीके का सिटीजन का राइट बनता है तो सिटीजन कैन फाइट दैट। प्राइवेट कंपनीज हैव नो लोकस टू फाइट दैट काइंड ऑफ लॉ विच प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ द यूजर। व्हाट्सएप ने जो ये कोर्ट केस किया है रिलेटेड टू द अनकॉन्स्टिट्यूशनल थिंग फॉर IT department requesting them to remove end-to-end encryption and tell the source of the message is obviously not or uncalled for, because law must prevail. Government of India अगर चाहती है कि आपको ये बताना है कि ये मैसेज किसने जनरेट किया है, तो आपको ये ताकत होनी चाहिए बताने जाने की। आप उसके टेक्नोलॉजी के पीछे या किसी प्राइवेसी एंगल को बीच में रख करके आप अपना
क्लेम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी भी एक पैरामाउंट है। नेशनल सिक्योरिटी को हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, और उसको हम प्रिवेसी लीक के शेल्टर में आकर के हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम इसको नहीं दे सकते हैं, हमें एंड टू एनक्रिप्शन देना है, हमें प्रिवेसी को हमें रखना है। उधर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सक्रिय रहते हैं। वहीं हाल ही में सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सक्रिय रहने के साथ सुशील मोदी की एक फेसबुक पोस्ट पर कई लोगों ने अभद्र टिप्पणी कर दी है। तो यहाँ सुशील मोदी के बोल इतने विवादित थे कि बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता राणा यशवंत प्रताप सिंह ने बताया कि 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, और यहाँ दावा किया गया है कि ये राजनीतिक विरोध नहीं था, बल्कि सुशील मोदी पर निजी हमले किए गए थे। यहाँ यशवंत प्रताप के मुताबिक उन्हीं लोगों की तरफ से पीएम मोदी के लिए भी अपशब्द कहे गए हैं, और ऐसे में सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कहा गया है कि इससे पहले भी सुशील मोदी को लेकर ऐसे बयान दिए गए थे, उन पर भी निजी हमले हुए थे। चलिए आपको सीधे बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं। बड़ी खबर यास तूफान को लेकर आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, महाराष्ट्र बंगाल में यास तूफान का खतरा मंडरा रहा है। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोलकाता, मेदिनीपुर समेत कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें, यास तूफान का कहर मंडरा रहा है और मुंबई में फिलहाल तेज बारिश हो रही है। झारखंड में यास तूफान की एंट्री हो चुकी है और यहाँ बारिश के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, और यहाँ सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। बिहार, यूपी के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। यहाँ मुंबई में भी तेज बारिश हो रही है। यास तूफान का जो है लोगों में भी काफी ज्यादा खौफ नजर आ रहा है। यहाँ महाराष्ट्र, बंगाल में यास तूफान का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। कोलकाता और मेदिनीपुर समेत कई इलाकों में बारिश भी बताई जा रही है। तो मुंबई में लगातार बारिश हो रही है। बताया जा रहा है कि लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है। यहाँ यास तूफान की एंट्री भी झारखंड में हो चुकी है। झारखंड में यास तूफान की एंट्री हो चुकी है। बिहार, यूपी के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुंबई में तेज बारिश हो रही है और यहाँ कुछ इलाकों में यास तूफान का खतरा मंडराने लगा है। भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों और मौतों की संख्या में इजाफा हुआ है। तो यहाँ इस दौरान नए मामलों की तुलना में मरीजों के ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट बढ़ चुका है। और इस बीच दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र की बात करें तो कोरोना के केसों में कमी आई है। हालांकि कर्नाटक, केरल, पंजाब जैसे राज्य अब भी कोरोना की मार झेल रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 24,752 नए केस सामने आए और इस दौरान 453 मरीजों की मौत हुई है। 23,065 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। उधर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में करीब 1 महीने से चल रहा कोरोना कर्फ्यू अब हटने जा रहा है। यहाँ कुछ पाबंदियों के साथ राज्य में 1 जून से अनलॉक की शुरुआत होने जा रही है। तो यहाँ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसकी बड़ी घोषणा की है। हालांकि सीएम ने भोपाल और इंदौर में संक्रमण दर को लेकर चिंता जताई है। सीएम ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू लागू करने के कारण संक्रमण की दर में कमी आई है। पॉजिटिविटी रेट घटकर 3.1% रह गया है और रिकवरी रेट की बात करें तो 93.39% है। लेकिन सावधानी अभी भी जरूरी है। संकट अभी टला नहीं है, खतरा अभी भी बाकी है। वायरस हमारे बीच है और 17 जिलों में आज 10 से कम केस आए, लेकिन अभी भी इंदौर और भोपाल में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। दोनों स्थानों पर लगातार 500 से अधिक पॉजिटिव केस आ रहे हैं और ऐसे में रतलाम, रीवा, अनूपपुर, सीधी आदि जिलों में सावधानी की बेहद ज्यादा जरूरत है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में एक होल्डिंग सेंटर में 3 दिन तक कोविड-19 टेस्टिंग कैंपेन चलाया गया। तो यहाँ अधिकारियों ने बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि 53 रोहिंग्या मुस्लिम कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और अधिकारियों के बयान के मुताबिक यह अभियान सोमवार से शुरू हो गया था। होल्डिंग सेंटर में रहने वाले लोगों की ग्रुप्स में जांच की गई, लेकिन सभी में बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए। कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक सभी लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है और ऐसे में कठुआ जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अशोक चौधरी ने बताया कि इस अभियान में अब तक 53 रोहिंग्या मुसलमान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं सभी लोगों में बीमारी के कोई लक्षण नहीं है
महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 220 रोहिंग्या मुसलमान जम्मू के होल्डिंग सेंटर में मौजूद हैं और इनमें से 58 लोगों की कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। और ऐसे में बताया जा रहा है कि लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और इसी को मद्देनजर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और वर्तमान में होल्डिंग सेंटर को बंद कर दिया गया है। ओडिशा के सीएम नवनीत पटनायक ने बताया कि चक्रवात यास प्रभावित जिलों के परिवारों के लिए 7 दिन राहत की घोषणा की गई है और सभी प्रमुख सड़कों और 80% बिजली सप्लाई को बहाल कर दिया जाएगा। तो यहां सीएम पटनायक ने सभी पंचायत प्रतिनिधियों, जिला प्रशासन, सामुदायिक संगठनों, पुलिस को चक्रवात के दौरान कोऑर्डिनेशन और बचाव कार्यों में योगदान और सहयोग के लिए बधाई दी है। तो यहाँ सीएम ने चक्रवात के दौरान प्रभावित जिलों में निरंतर स्वास्थ्य सेवाओं को मुहैया कराने के लिए डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को धन्यवाद दिया है। तो यहाँ इसके साथ यास ने ओडिशा तट पर लैंडफॉल बनाया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने पूर्वी समुद्री तट पर अपनाई गई एहतियातों और सुरक्षा उपायों के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जीवन और संपत्ति को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मोर्चा संभाला हुआ है और ऐसे में इसी को देखते हुए योगी आदित्यनाथ लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। तो यहां आज भी सीएम योगी का दौरा है। ऐसे में कोविड व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। इसी कड़ी में योगी आज बस्ती और सिद्धार्थनगर जिलों का दौरा करने वाले हैं। सीएम योगी यहां कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे और इसी के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे। आपको बड़ी जानकारी दे दें कि जिलों के दौरों के बाद वो शाम को लखनऊ पहुंचकर राज्य में कोरोना की स्थिति, कोविड-19 टीकाकरण को लेकर बैठक भी करेंगे। पंजाब के पटियाला की बात कर लेते हैं। यहां पुलिस द्वारा जाली करेंसी बनाने वाले गिरोह के 4 लोगों को पकड़ा गया है और साथ ही 2 लाख की जाली करेंसी भी बरामद की गई है और इनके पास से जाली करेंसी बनाने वाले प्रिंटर भी रिकवर किया गया है और ये जानकारी खुद एसएसपी ने दी है। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਜਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੈਂਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 3 ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਜਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਛਾਪਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। और यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। चलिए आपको बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं और बड़ी खबर यास तूफान को लेकर सामने आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, बंगाल ओडिशा में यास तूफान का असर दिखने लगा है। यास तूफान का असर मंडराने लगा है और अब दोनों राज्यों में 4 लोगों की मौत भी बताई जा रही है।
बड़ी जानकारी सामने आई है कि दोनों राज्यों में 4 लोगों की मौत हो गई है। बंगाल में 3 लाख घरों को नुकसान हो गया है। यहाँ राहत बचाव पर लगातार कार्य भी किया जा रहा है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। यहाँ महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, यूपी में बारिश जारी है। तो आप तस्वीरें भी साफ तौर पर देख सकते हैं। बंगाल में 3 लाख घरों को नुकसान हो चुका है। तो यहाँ यास तूफान का खतरा मंडराने लगा है और ऐसे में कई जिलों में यास तूफान का खतरा मंडरा रहा है। बंगाल, उड़ीसा में यास तूफान का असर भी दिख रहा है और ऐसे में दोनों राज्यों में 4 लोगों की मौत भी बताई जा रही है। बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 लाख घरों को नुकसान हो चुका है बंगाल में और ऐसे में यास तूफान का खतरा मंडरा रहा है। लगातार बारिश भी जारी है और ऐसे में राहत बचाव कार्य भी लगातार जारी है। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन यहां यास तूफान का खतरा दिखने लगा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरीके से यास तूफान का असर दिखने लगा है, फिलहाल बंगाल, उड़ीसा में भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में जो खबर सामने आई है कि दोनों राज्यों में 4 लोगों की मौत हो गई है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, बता दें साधना जी की बंगाल, उड़ीसा में थोड़ा जो ये खतरा था थोड़ा कम हुआ है। हालांकि शांत हुआ है कुछ मामला। तो अभी दोनों राज्यों में 4 लोगों की जो तूफान कल आया था, दोनों राज्यों में 4 लोगों की मौत बताई जा रही है। हालांकि उसी के चलते, जो तूफान के चलते झारखंड, बिहार, यूपी में बारिश अभी भी लगातार जारी है। हालांकि मुंबई में भी अभी फिलहाल बारिश बहुत तेज जोरों से हो रही है। वहां पर भी हालांकि राहत बचाव कार्य जहाँ जहाँ घटनाएं हुई हैं बंगाल और उड़ीसा में, वहां पर हालांकि राहत बचाव कार्य जो है एनडीआरएफ की टीमें जो है और सेना है लगातार अपना सेवाएं दे रही हैं, उनके बचाव कार्य के लिए राहत दे रही हैं। हालांकि कोशिश ये कार्य भी बता दें कि उड़ीसा में जो कल जो तूफान आया था काफी हद तक संभाले गए, हालात जो है काफी हद तक काबू कर लिए गए हैं। और ये मामला जो है तो वही भयानक हो सकता है, क्योंकि जो ये जोरों से बारिश हो रही है बिहार, झारखंड में अभी बारिश हो रही है। हालांकि कई इलाकों में इसके आसार देखे जा सकते हैं। कई राज्यों में बारिश और हो सकती है इसके। जी मनीष, यहाँ मौजूदा हालातों की बात करें तो यास तूफान का खतरा मंडरा रहा है और ऐसे में अगर बात सुरक्षा व्यवस्था की करें तो फिलहाल क्या कुछ सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, बता दें कि राहत बचाव कार्य पूरी तरह से जुटी हुई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है इसको लेकर के। बंगाल में जो है कल 3 लाख घरों को नुकसान बताया जा रहा है कि वहाँ पे हुआ है। हालांकि इसके लिए पूरी तरह से राहत बचाव कार्य है जोरों पर अभी भी जारी है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है। तो हो सकता है कि अभी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। हालांकि संभावना ये है कि कम हुआ है, लेकिन अभी टला नहीं है, उसका भी डर लोगों में खौफ है। हालांकि सरकार जो है पूरी तरह से सख्त है उसे लेकर के और सुरक्षित स्थानों पर उन्हें लोगों को पहुंचाया जा रहा है। चलिए मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए, और इस खबर पर हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हुए पंजाब में रूपनगर के नंगल कस्बे में बीबीएमबी का ऑक्सीजन प्लांट जो 10 साल पहले बंद हो गया था। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि एक लंबी और कड़ी मेहनत के बाद इसे फिर से खोल दिया गया है। डीसी रूपनगर सोनाली गिरी ने कहा कि बीवीएम की मदद से 82वां प्लांट बंद हो चुका है और यहां ऑक्सीजन की गुणवत्ता की जांच की जा रही है और ये प्लांट ऐसे समय में कारगर साबित होगा जब पंजाब में वोक्सवैगन की भारी कमी है। पिछले कुछ हफ्तियां तो चल रही सी कि बीबीएमबी ਦੀ पूरी टीम ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, साथ में ਮਾਨਯੋਗ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, इसी कड़ी दे विच रोपड़ जिले दे बीबीएमबी प्लांट दे विच जो पुराना प्लांट सीगा इस 10 साल तो बंद पिया सीगा, इसने दोबारा शुरू किया गया।
देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,73,67,000 के पार पहुंच गया है और ऐसे में कोरोना से मौत का आंकड़ा भी 3,15,000 पहुंच गया है। और इस बीच उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कुछ कम होती दिखाई दे रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर को उत्तर प्रदेश में बेहतर तरीके से नियंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा है कि शहर से लेकर गाँवों तक कोरोना वायरस की रोकथाम की दिशा में प्रदेश सरकार तेजी से कार्य कर रही है और यहाँ गांव-गांव में गठित निगरानी समितियों और ग्राम प्रधानों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है और यहाँ प्रधान निगरानी समिति के सदस्य अपने गांव को कोरोना से मुक्त गांव बनाने का संकल्प लें। इसे प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान की शुरुआत की है। उधर यूपी के आगरा की बात करें तो यहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल जो मामला सामने आया है, यहां पुलिस ने थाना सिकंदरा के केके नगर में हुई लूट का खुलासा किया है और यहां मामले में बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। एक बदमाश भागने में सफल हो गया और पुलिस ने यहां नकदी, एटीएम, लैपटॉप, अन्य सामान बरामद किया है और फिलहाल घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 24 मई को थाना सिकंदरा के केके नगर में एक रॉबरी की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। मौके पर सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना भी उसमें किया गया था। इसमें कुछ 7 लाख रुपए की रॉबरी और अन्य ज्वेलरी, एटीएम कार्ड्स, कुछ घड़ियाँ, लैपटॉप इसमें रॉबरी होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इसी में एक मुखबिर द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अपराधी जिसका नाम विपिन है वो इस घटना में सम्मिलित है और उससे कुछ साथी। इसी के लिए पुलिस द्वारा लगातार घेराबंदी, नाकाबंदी की जा रही थी। सिकंदरा थाना क्षेत्र में आज एक बाइक को रोकने की कोशिश की और वो बाइक के द्वारा रोका नहीं गया, उसको वार्निंग दी गई तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पार्टी ने जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ में उसके पैर पे एक गोली लगी है। उत्तर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही कूटनीति के रूप में इसे जायज बता सकता। उन्होंने भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच संघर्ष विराम पर हालिया समझौते को अच्छा कदम बताया है, लेकिन यहाँ इंगित किया है कि दोनों देशों के बीच कुछ बड़े मुद्दे बाकी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि एक न एक दिन दोनों पड़ोसियों को रास्ते तलाशने होंगे। यहाँ जयशंकर ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनरल एच मैकमास्टर के बातचीत के दौरान ये टिप्पणी की तो यहाँ कोरोना की स्थिति पर विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया के एक हिस्से का टीकाकरण होना एक हिस्से का नहीं होना किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर बड़े देश हर चीज को नजरअंदाज करते हैं और अपने अपने राष्ट्रीय हितों पर ध्यान देंगे तो दुनिया में बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना ही कूटनीति के रूप में इसे जायज बता सकता। तो यहाँ उन्होंने साफ तौर पर कहा है और ऐसे में ये भी कहा है कि भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच संघर्ष विराम पर हालिया समझौते को अच्छा कदम यहाँ बताया गया है। ऐसे में लेकिन इंगित ये भी किया गया है कि दोनों देशों के बीच कुछ बड़े मुद्दे बाकी हैं और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यहाँ ये भी कहा है कि एक न एक दिन दोनों पड़ोसियों को रास्ते तलाशने होंगे। तो यहाँ ये टिप्पणी भी की गई है कि एक हिस्से का टीकाकरण होना और एक हिस्से का नहीं होना किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं होगा। तो बड़ा बयान सामने आया है। चलिए आपको सीधे बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं और दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें कि दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। लाल किला हिंसा में चार्जशीट दायर कर दी गई है। पुलिस की चार्जशीट में दावा किया गया है। तो ये बड़ी और अहम खबर दिल्ली से सामने आ रही है। तो दिल्ली में लाल किला हिंसा हुई थी और ऐसे में जो खबर सामने आई है कि नया किसान प्रोटेस्ट साइट बनाने की साजिश की। तो यहाँ पुलिस द्वारा कही गई है ये बातें, कोर्ट में दायर की गई है चार्जशीट। किसान रैली में 26 जनवरी को लाल किले में जो हिंसा हुई थी उसके तहत ये बड़ी खबर सामने आई है। ऐसे में पुलिस ने कहा कि नया किसान प्रोटेस्ट साइट बनाने की साजिश थी। तो ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रही है। लाल किला हिंसा में चार्जशीट दायर कर दी गई है।
आपको बड़ी जानकारी दे दें कि 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर जो हिंसा हुई थी, ऐसे में पुलिस के चार्जशीट में दावा किया गया है। नया किसान प्रोटेस्ट साइट बनाने की साजिश की गई थी। पुलिस द्वारा ये बातचीत यानी कि बयान सामने आया है। कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी गई है। दिल्ली में 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी, ऐसे में चार्जशीट दायर कर दी गई है। किसान रैली हुई थी 26 जनवरी को, ऐसे में हिंसा का भी मामला सामने आया है। बड़ी और अहम खबर दिल्ली से सामने आ रही है। लाल किला हिंसा में चार्जशीट दायर कर दी गई है। पुलिस की चार्जशीट में दावा किया गया है, तो ये दावा सामने आया है। पुलिस की चार्जशीट का दावा सामने आया है। नया किसान प्रोटेस्ट साइट बनाने की साजिश की गई, तो ये दावा पुलिस की तरफ से किया गया। कोर्ट में दायर की गई थी चार्जशीट। तो ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रही हैं। एएनबी न्यूज लगातार आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा रहा है। किसान रैली में 26 जनवरी को लाल किले के दौरान हिंसा हुई, तो ऐसे में पुलिस ने दावा किया है कि नया किसान प्रोटेस्ट साइट के दौरान ये बड़ी साजिश थी। लाल किला हिंसा में चार्जशीट दायर कर दी गई है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर जो लाल किला पर हिंसा हुई थी, ऐसे में चार्जशीट दायर कर दी गई है। पुलिस की तरफ से भी दावा किया गया है। नया किसान प्रोटेस्ट साइट बनाने की साजिश की गई थी। कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई है। तो लगातार किसान आंदोलन भी जारी है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे हो चुके हैं। कल किसानों का काला दिवस भी मनाया गया था, और ऐसे में पुलिस की तरफ से भी कई दावे किए गए हैं। लाल किला हिंसा में चार्जशीट दायर कर दी गई है। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस की चार्जशीट में दावा किया गया है कि नया किसान प्रोटेस्ट साइट बनाने की ये बड़ी साजिश की गई है। पुलिस द्वारा ये दावा किया गया है। आप तक बड़ी खबर पहुंचा रही हैं। कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन लगातार जारी है और 6 महीने किसान आंदोलन को पूरे हो चुके हैं। और इसी खबर पर अहम जानकारी के लिए हमारे साथ राजीव तिवारी, हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से किसान आंदोलन लगातार जारी है और 6 महीने किसान आंदोलन को पूरे हो चुके हैं, और ऐसे में जो खबर सामने आई है कि पुलिस की चार्जशीट में दावा किया गया है कि ये बड़ी साजिश थी, फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से किसानों के बीच में जो प्रदर्शन चल रहा था, वो और कहीं ना कहीं 26 जनवरी हिंसा के लिए भी कहीं ना कहीं किसानों को जिम्मेवार ठहराया गया था, क्योंकि लाल किले तक के दीप सिंधु के द्वारा या फिर कहे किसानों के द्वारा वहां पर पहुंचे थे, और कहीं ना कहीं वहां पर उग्रता दिखाई गई थी, और यहाँ तक कि केसरी झंडा भी फहराया गया था। मगर जिस तरीके से अब दिल्ली पुलिस की तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई है कि सोची समझी साजिश थी, तो लगता यही था कि सोची समझी साजिश थी। मगर अभी इसका खुलासा बिल्कुल पूछताछ में होगा, और कहीं ना कहीं कोर्ट के अंदर जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसके अंदर कितने बड़े सबूत रखे गए हैं, ये डिपेंड करता है। मगर अभी तक जिस तरीके से किसानों को कहा जा रहा है कि किसान जो है वो उकसाए हुए हैं, और कहीं ना कहीं उनको गुमराह किया गया है, और आंदोलन जो है वो गुमराह करने के बाद ही किया जा रहा है। मगर अभी तक किसानों के जो डिमांड है, यानी कृषि कानून को वापस कराने की, वो अभी तक वापस होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तक कह सकते हैं काला दिवस भी मनाया जा चुका है किसानों के बीच में से, और यहाँ तक कि किसानों को काफी लंबा समय भी हो चुका है। मगर सरकार जो है वो अभी तक 12वें दौर की बैठक के लिए तैयार नहीं है, और ना ही कृषि कानून को लेकर कोई समझौता बनता हुआ नजर आ रहा है। जी राजीव, जिस तरीके से पुलिस कह रही है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये नई साइट बनाने का बड़ा साजिश का है, तो यहाँ फिलहाल आगे क्या कुछ सामने आने वाला है इस मामले में? बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ से जिस तरीके से पुलिस सबूतों के अंदर जो जुड़ाया जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि किसान जो है वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक दंगा जी। चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।